अब्दुल कलीम, निसारुद्दीन या अली की जो मैंने मिसाल दी, इन सब की वही दास्तान है। इन्होंने अपनी उम्र गुजार दी जेलों के अंदर और इनका गुनाह तक नहीं था। यह तब होता है जब सरकार के हाथ में असीम ताकत होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल जो संसद में पारित हो गया है, उसका यही मकसद है, क्योंकि वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हाथ में असीम ताकत देती है, वो एनआईए जिसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल होता है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा दोस्तों कि कौन से क्लॉजेस विवादास्पद हैं। सबसे पहला क्लॉज है क्लॉज 5 सेक्शन 25। किसी भी राज्य में जाकर एनआईए किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है और उसे डीजीपी की अनुमति नहीं चाहिए होती। कहीं ना कहीं दोस्तों इसके जरिए देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है, देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है। अब दूसरे मुद्दे पर गौर कीजिए, क्लॉज 5 सेक्शन 36। आप किसी भी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित कर सकते हैं ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए बगैर। देख रहे हैं आप किस तरह से असीम ताकत। और मुझे सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह लगी कि जब इस मुद्दे पर विपक्ष वॉकआउट कर रहा था, तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अभी तो बारी अर्बन नक्सलियों की है। मगर अर्बन माओइज्म के लिए जो काम करते हैं उनके प्रति हमारी जरा भी संवेदना नहीं है। और सुप्रिया जी को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, मान्यवर, ये वामपंथी उग्रवाद शुरुआत में एक वैचारिक आंदोलन माना जाता था जिसने देश के हजारों लोगों की जान ली। वैचारिक आंदोलन का चोला फेंककर वामपंथी उग्रवाद को फैलाने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार के मन में जरा भी दया नहीं है। हम कठोरता के साथ कार्य करेंगे। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि पिछले 5 सालों में जिस व्यक्ति ने भी मोदी सरकार की आलोचना की उसे अर्बन नक्सली बता दिया जाता है। इससे तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है। आप पर झूठे मुकदमे, झूठे केसेस दायर करके आपको आतंकवादी करार दिया जा सकता है। यूएपीए बिल के अंतर्गत आपको जेल में डाला जा सकता है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि सरकार तो बता रही है ना। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आपने बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी पर गौर किया हो तो जो भी व्यक्ति सरकार से सवाल करता है उसे ये लोग अर्बन नक्सल बताते हैं। बाकायदा लिस्ट्स बनाए जाते हैं पत्रकारों के जो ईमानदारी से अपने काम कर रहे हैं, जो अपना धर्म निभा रहे हैं, जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें अर्बन नक्सल बता दिया जाता है। और ये सरकार क्या कह रही है कि अभी तो अर्बन नक्सलियों की बारी है। वाकई शर्मनाक दिन है और शर्मसार करने वाला यह दिन जारी है, क्योंकि आरटीआई, संशोधित और कमजोर आरटीआई एक्ट भी पारित हो गया है दोस्तों। वो आरटीआई एक्ट जो आपकी ताकत हुआ करता था, जिसके जरिए आप सरकार को कटघरे में रख सकते थे। मगर मैं यही पूछ रहा हूं दोस्तों, क्या वाकई आम इंसान को परवाह है? इस आरटीआई एक्ट के पारित होने के साथ साथ हुआ क्या है? नंबर 1, अब सरकार यह फैसला कर सकती है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसके जो कमिश्नर्स हैं, उनके आयुक्त हैं, वो 5 साल तक बने रहेंगे या कम वर्ष तक। मुद्दा नंबर 2, वही ये फैसला करेंगे कि किसको क्या तनख्वाह यानी कि सैलरी दी जाए। शायद ट्रांसफर्स भी इनके हाथों में होगा संभवतः। यानी कि ये आरटीआई कमिश्नर्स जो आम इंसान के सवाल सरकार तक पहुंचाते थे, अब उन्हें पूरी तरह से सरकार पर आश्रित कर दिया गया, सरकार पर डिपेंडेंट बना दिया गया है। ऐसे में आम इंसान के हाथ में जो ये ताकत है, ये तो पूरी तरह से बेमानी हो गई, पूरी तरह से कमजोर हो गई। मगर दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कल जो अतिरिक्त 28 सांसदों का समर्थन मिला है, जिसमें बीजेडी, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस हैं और एआईएडीएमके हैं, उनकी तरफ से जो रवैया हुआ, खासकर बीजेडी और वाईएसआर इस बिल के खिलाफ थे, मगर उन्होंने किस तरह से यू टर्न लिया उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या हुआ। मसलन बीजेडी के सस्मित पात्रा ने स्पष्ट कर दिया था अपने भाषण में कि उनकी कुछ आपत्तियां हैं इस बिल को लेकर और वो सरकार से पुख्ता आश्वासन चाहते हैं। वो ये चाहते थे कि देश के संघीय ढांचे के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो,
मगर अचानक उन्होंने यू टर्न करके इस बिल पर वोट कर दिया। अब गौर कीजिए, तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो नेता हैं या सांसद हैं के केशवा राव, उन्होंने कहा था कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, मगर अचानक टीआरएस ने क्यों यू टर्न कर लिया कोई नहीं जानता। अब गौर कीजिए, वी विजयसाई रेड्डी जो कि वाईएसआर कांग्रेस के थे, उन्होंने समर्थन दिया है। उन्होंने हालांकि कहा है कि इस बिल में कुछ गलत नहीं है, हम इस बिल का समर्थन करते हैं। मगर जिस चीज पर आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों, वो शायद संसद के इतिहास में पहली बार हुआ है। जब राज्यसभा में इस पर वोटिंग होनी थी, तब तमाम सांसदों में बैलेट पेपर्स वितरित किए जा रहे थे, क्योंकि इन्हीं बैलेट पेपर्स पे सांसदों को वोट करना था। अब ये बैलेट पेपर्स पर वोट देने के बाद मार्शल्स होते हैं राज्यसभा के, जिन्हें उसे कलेक्ट करना होता है। मगर ये काम कौन कर रहा था? ये काम कर रहे थे बीजेपी के सांसद सीएम रमेश। ये उनका काम नहीं है। न सिर्फ वो ये काम कर रहे थे, बाकायदा दूसरे सांसदों को बता रहे थे कि तुम्हें क्या करना है। ऐसा कभी भी राज्यसभा में नहीं हुआ। और जब विपक्ष ने सवाल उठाया राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी से, तो उन्होंने विपक्ष की मांग को अनसुना कर दिया। उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि ये राज्यसभा की जो नियम कानून है उसके खिलाफ है। तो आखिर ये कैसे हो रहा था? आइए देखते हैं कि इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और आरजेडी के सांसद मनोज झा ने मुझसे क्या कहा। अभिशार, कल जो कुछ भी संसद में हुआ वो देश के संसदीय इतिहास में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। कल जो कुछ भी हुआ, और मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सांसदों की वोटिंग में भी चीटिंग कर ली गई। कल हुआ ये कि जब सांसद बैलेट से अपना वोट दे रहे थे आरटीआई में, उस आरटीआई संशोधन के ऊपर, उस समय बैलेट छीनने का काम बीजेपी के सांसद सीएम रमेश ने किया। और उसके बाद विपक्ष के सांसदों ने जब विरोध किया, तो संसद पर जिस तरह से संसद के अंदर बूथ कैप्चरिंग की घटना हम लोगों ने अपने आंख के आगे देखा, और हम सबने जब विरोध किया इसका, तो फिर सत्ता पक्ष के लोग बौखला गए और वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हुए, सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं हुए सीएम रमेश को। उसके बाद सारे विपक्ष ने, संपूर्ण विपक्ष ने बहिष्कार किया और कहा कि हम इस बूथ कैप्चरिंग के खिलाफ, वोटिंग में चीटिंग के खिलाफ बहिष्कार कर रहे हैं। पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, आज तीसरी बार आरटीआई एक्ट पर मैं अपनी चिंता जतला रहा हूं। और हर बार मैं आपके सामने वो मुद्दे लेकर आया हूं जो कि मुझे सरकार के रवैये को लेकर मेरे जहन में चिंता पैदा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि साल 2014 में, देखिए होता क्या है, आम इंसान आरटीआई एप्लीकेशन दाखिल करता है, सरकार को 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है, मगर कई ऐसे मामलों में सरकार जवाब नहीं देती और वो आरटीआई एप्लीकेशन पेंडिंग हो जाती है, लंबित हो जाती है। क्या मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014-15 में 8,45,032 आरटीआई एप्लीकेशंस लंबित थे, पेंडिंग थे। ये वो वक्त था जब यूपीए की सरकार थी। मगर 2 साल में यह आंकड़ा बढ़ के हो गया 11,29,457। यह आंकड़ा किसी और का नहीं दोस्तों, बल्कि सीआईसी का है, यानी केंद्रीय सूचना आयोग का है। यानी कि मोदी सरकार में पेंडिंग आरटीआई एप्लीकेशंस की जो संख्या है वो 33% बढ़ गई। तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि जवाबदेही के मोर्चे पर मोदी सरकार बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। और जब कमजोर दिखाई देती है, ऐसे में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने आरटीआई में जवाबदेही उनकी कम हो गई, आरटीआई एप्लीकेशंस का वो जवाब नहीं दे रहे थे और अब उन्होंने आरटीआई एक्ट को कमजोर कर दिया। मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा कि इसकी वजह क्या थी। वजह नंबर 1, जब नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी को लेकर कई लोगों ने आरटीआई डाली थी, जिसमें 2 से 3 सवाल किए थे। सवाल नंबर 1 कि आपने किससे सलाह मशवरा किया। सवाल नंबर 2 कि जो हाई वैल्यू करेंसी थे, यानी कि जो बड़े नोट थे, उसे स्क्रैप करने की, उसे खत्म करने की कीमत क्या थी। तो यहां पर सरकार ने एग्जेम्पशन क्लॉज का सहारा लिया और कहा कि अगर हम इसका जवाब देंगे
तो देश की सिक्योरिटी, देश की संप्रभुता पर इसका असर पड़ेगा। और हर बार जब भी कोई सवाल पूछा गया था, उन्होंने इसी का सहारा लिया। मुद्दा नंबर 2, एक एप्लीकेशन के जरिए यह सवाल पूछा गया था, आरटीआई एप्लीकेशन के जरिए, कि हमें बैंक डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी कीजिए, यानी कि जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है और वापस नहीं किया है। इस मुद्दे को लेकर आरबीआई अदालत पहुंच गई और यहां पर भी उन्होंने एग्जेप्शन क्लॉज का सहारा लिया। उसी तरह से 2015 में नीरज शर्मा नाम के एक आईटी प्रोफेशनल ने आरटीआई के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी हासिल करना चाहिए, उसको लेकर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जवाब नहीं दिया, मामला अदालत में है। गुजरात यूनिवर्सिटी में भी प्रधानमंत्री की एमए की डिग्री को लेकर जानकारी मांगी गई, उसका भी जवाब नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब यह सब होगा तो आरटीआई को लेकर मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में नाराजगी होना स्वाभाविक है। और इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि ये दोनों बिल और जिस तरह से इन्हें पारित कराया गया है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है।